वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री द्वारा वैदिक विज्ञान केंद्र BHU के सभागार में कश्मीर अतीत, वर्तमान और भविष्य विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन सत्र आयोजित किया गया। इस समापन सत्र के बीच वक्तव्य बेल्जियम के दर्शनशास्त्री कॉनराड एल्स ने कहा कि कश्मीर की बदलती हुई डेमोग्राफी भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि हिंदी साहित्य सलाहकार समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने कश्मीर के सनातन संस्कृति की समृद्धता का विश्लेषण करते हुए 14वीं शताब्दी से कश्मीर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए धर्मांतरण, हिंदू नरसंहार, साहित्यों को जलाना और मंदिरों को तोड़ना जैसी गतिविधियों को रेखांकित किया। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय डायरेक्टर डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने संगोष्ठी के विषय की महत्ता को स्थापित कर वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के उद्देश्यों की सराहना कर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए संस्कृत भाषा एवं साहित्य को आधार मानकर भारतीय कालगणना को स्थापित करने का आह्वान किया। कश्मीर ज्ञान की देवी मां शारदा का अविरल क्षेत्र है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। आवश्यकता है जम्मू कश्मीर के भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर भारत की प्रत्येक चिंतन परंपरा से कश्मीर को जोड़कर उसका संवर्धन किया जाए। शोधार्थियों से अपील किया कि जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय इतिहास को तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण से देखें। इस सत्र का समापन राष्ट्रगान से हुआ। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर बैजू कुमार ने और सत्र संचालन डॉक्टर दरक शाह सिद्दीकी ने किया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रोफेसर सुतापा दास ने प्रस्तुत किया। संस्थान के सदस्यों डॉक्टर जयलक्ष्मी कौल, डॉक्टर कुलदीप कुमार मिश्र, डॉक्टर दीपक कुमार, रिया इत्यादि के साथ इस सत्र के आभासी माध्यम से बेल्जियम, पुर्तगाल, इथोपिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में अनेकों विद्वानों सहित भारत के 15 राज्यों से आए लगभग 150 प्रतिभागियों ने इस संगोष्ठी में अपनी भागीदारी दी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी मैम, अपना पूरा परिचय है। जी, मैं प्रोफेसर अरुणा सिन्हा, एमिरेटस प्रोफेसर BHU, पूर्व एमिरेटस प्रोफेसर BHU और वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जिसने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है कश्मीर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस पे उसके फाउंडर डायरेक्टर। ये संगोष्ठी जो है ये कश्मीर पर केंद्रित है, कश्मीर के इतिहास पर केंद्रित है और इसके अतीत, वर्तमान एवं भविष्य पे विचार करने के लिए हमारी इस संगोष्ठी में देश के हर कोने से विद्वान आए हुए हैं। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और बाकी इलाकों से भी आए हैं और इसमें विदेश के ही प्रोफेसर्स भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ हैं, दूसरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पुर्तगाल के, जिन्होंने कश्मीर पे काफ़ी काम किया है, 40 वर्ष काम किया है और उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। और दूसरे जो हैं जो भारत की संस्कृति के अध्येता हैं, ओरिएंटल फिलोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन है, वो हमारे साथ हैं। हमारा जो सेशंस हैं, हमारे जो सत्र हुए उनमें उन्होंने अध्यक्षता भी की और वो उसके विशेष अतिथि भी रहे। 2 दिवसीय सेमिनार में कश्मीर एक अहम मुद्दा रहा है जी, शुरू से भारत में, तो आपके सेमिनार के माध्यम से उसमें क्या सारांश निकला? इसका सारांश ये निकला कि कश्मीर का जो इतिहास है वो बहुत ही गंभीरता के साथ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे देश के लोगों को बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो राजनीति है, उसकी जो लंबी विरासत है हज़ारों साल की, वो लोगों को नहीं पता है। वो इस सत्र के माध्यम से, जिसमें हर तरह के पेपर्स आए हैं, उनमें हमारे लॉयर्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और जजेस भी हैं, रिटायर्ड जजेस, और इस तरह का पार्टिसिपेशन, और मिलिट्री के लोग जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे पार्टिसिपेट किया है, वो सब अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। उनका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये आया है कि किस तरह से कश्मीर, जो एक रिलेटिवली इग्नोर्ड एस्पेक्ट रहा है भारत के इतिहास का, उसको इतिहास के केंद्र में रखा जाए और इन लोगों के अनुभव से जो निष्कर्ष हमारे सामने निकला है वो देश की जनता तक पहुंचा जाए। देश की जनता जिसके पे हम पुस्तक छपाएंगे, हमारे जो सत्रों में पेपर आए हैं, जो लेक्चर्स हुए हैं, उन पे हम लोग पुस्तक छपाएंगे, वो उसका एक सीड के रूप में लोगों के पास जाएगी और इसमें इससे कुछ सार्थक पहलू निकलेंगे। हाँ, इससे कुछ सार्थक पहलू निकल के आएंगे, वैसे जिनका नॉर्मली, जिन पे विचार क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नहीं किया जाता है। तो इतिहास की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है
और इसमें वो लोग शामिल हैं जो फील्ड में रहे हैं, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है जिनकी, जो फील्ड में रहे हैं, जो जजेस के रूप में रहे हैं, जो सैनिकों के रूप में रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, अध्येता हैं। मैंने आपको बताया पुर्तगाल के प्रोफेसर जिनका 40 साल का अध्ययन, वो कश्मीर पे उनकी किताब है जिसकी चर्चा हुई हमारे सेमिनार में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस 2 दिवसीय सेमिनार में निकल के आएंगी और हमारे सम्मानित सदस्यों में और स्पेशल लेक्चर्स हुए हैं हमारे, जिसमें एक हमारे 97 ईयर्स के कश्मीर के बहुत पुराने वेटरन सोल्जर कहिए आप उनको, सिपाही, और बहुत बड़ी पोजीशन से कश्मीर में वो रिटायर हुए और कई पोजीशंस उन्होंने ली। उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, अपने अनुभवों को साझा किया। दूसरे आज का जो लेक्चर हुआ उसमें भी हमारे जो जिन्होंने प्रस्तुत किया वो इस समय कश्मीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को साझा किया, सरकार की क्या नीतियां हैं इनको बताने का प्रयास किया, उनकी एक आलोचनात्मक वो किया। और इसके अलावा जो हमारे पहले सत्र में, उद्घाटन सत्र में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 1 घंटा उन्होंने बताया, क्योंकि वो कश्मीर के उसके पार्टिसिपेंट रहे, उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। और ये जो सत्र है इसमें हमारे पास केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें वित्त मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के जो सदस्य हैं यतीन चतुर्वेदी जी, वो हमारे शामिल होंगे और वो अपने अनुभवों को साझा करेंगे। और यही इस सेमिनार की बहुत बड़ी सफलता है कि इसमें हर बैकग्राउंड के लोग शामिल हुए हैं और इनके निष्कर्ष जो है वो निकल के एक किताब के रूप में सामने आएंगे सबके, और सबने खुले विचारों से इस पर चर्चा। To go back and win over. They talk all right. Nothing beyond that. That is number one. I'll also try to be short. Second thing, they're moving into India. Himachal is the big hub. Dharamshala, Shimla, blah blah blah, all those areas. Parts of Sikkim, parts of Assam, and few rest of the countries. Now, coming to J&K, now something very important happened here. And firstly, I thought I'll ask a question to ma'am. But then I said, "Go explain करने में time ज़्यादा लगेगा." Why do you think that they were their ancestors were in Kashmir? Anybody can answer. How do they claim that our ancestors were in Kashmir? Their ancestors were in Kashmir. Very true. General Zorawar, when he went up to conquer Tibet, which he did, and later on when they lost at Battle of Toyo, all these guys were taken prisoners. And these prisoners were moved to China, not Beijing but some other place. And they were kept there for almost 3 years. Sumerji, prisoners were there for 3 years, something like that. And later on there was an agreement between the governments to get them back. On coming back, only handful of them came back to J&K. So those are these guys probably who claim that our ancestors those were left there. And they came in 59. Maybe in 1842, their ancestors settled down in China. They came back. Now, ma'am, with due respect and all the reference to your research, that colony doesn't exist in Srinagar district anymore. I'm from there. I'm coming from there. There is no identity of Tibetans within Kashmir Valley. Kashmir Valley. I'm not saying J&K. So, saying that, and you cannot get a voter ID without state subject. Now, there's no voter ID, there's no state subject, they're simple refugees. First time in 1959 they came, that was the Congress government of Nehru at the center and Congress government at the J&K. So they gave them probably some place to stay, that was it. The present configuration within Srinagar, within Valley, I would say it is zero. So we don't talk about them, whether they have converted, whether they have married. Jawaharlal Nehru, he has given assistance to Tibetan refugees to settle in India until their eventual return, and Tibetans were allowed with the Central Tibetan Administration in Himachal Pradesh, which looks into the political activities of Tibetans in India. So, in fact, in 1960, Karnataka government also allocated substantial amount of land. It is nearly 3,000 acres of land was given to these Tibetans, and they were settled. And in India, special schools were, provision for them.
and free education, health care and scholarship provisions were also initiated for them, and they were given the registration certificate. So apparently one might feel that okay, so many things has been done for the Tibetan refugees, so they might have been well integrated into the into India.